पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ये क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछता है, ठीक है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, ठीक है, संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान, वेग, त्वरण या फिर बल। 26 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से, पता है जी, द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 26 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जवाब है। बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा, किसी भी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? कमेंट करिए 27 का आंसर बताइए। 27 का आंसर, क्वेश्चन कहता है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है फ्रेंड्स, पता है क्या होता है? अब बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 27 का किसी का भी आया था। चलिए आगे चलते हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ये क्वेश्चन को पहले भी समझा चुके हैं कि ध्वनि तरंगें कैसी होती है, बताइए तो ध्वनि तरंगें कैसी होती है। 28 का आंसर क्या होगा जी, बताइए। ठीक है, सुनिए, अनुप्रस्थ पता है क्या होता है? अनुप्रस्थ फ्रेंड्स प्रकाश तरंग जो होता है ना, प्रकाश तरंग जो होता है, प्रकाश तरंग जो होता है फ्रेंड्स, वो कैसा होता है? प्रकाश तरंग कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा आपसे ध्वनि तरंग कैसा होता है। 28 का आंसर बताइए तो, 28 का आंसर बताइए तो। रानी कुमारी पूछ सर क्लास डेली होता है? हाँ डेली होता है, 7:30 से, ठीक है, शाम में 7:30 से क्लास डेली होता है, ठीक है। तो प्रकाश तरंग कैसा होता है जी? अनुप्रस्थ होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है ध्वनि तरंग, ध्वनि आपका क्या होता है? अनुदैर्ध्य होता है। 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पंकज यादव कमाल कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं 29, प्रस्रवित तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कभी कभी सुनी जा सकती है, या फिर इसमें से कोई नहीं। 29 का आंसर क्या होगा? 29, ठीक है। 29, प्रस्रवित तरंगे मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती, या फिर क्या होगा? 29 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर क्या है इसका। 29 का सही जवाब, ठीक है, बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स 29 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, पता है, नहीं सुनी जा सकती है, ठीक है जी। मनुष्य द्वारा जो है ना प्रस्रवित तरंग को नहीं सुनी जा सकती, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य पता है कितना से कितने हर्ट्ज के बीच सुन सकता है, ठीक है जी। ये आपके लिए होमवर्क है। मनुष्य जो होता है ना, वह कितना से कितने 20 के हर्ट्ज को सुन सकता है, ये आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। जब क्लास खत्म हो जाएगा तब जो है ना आपको ये कमेंट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। प्रस्रवित तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? प्रस्रवित तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता भी ये क्वेश्चन, ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, बताइए। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन पूछ रहा ना कि प्रस्रवित तरंग को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? फ्रेंड्स आपका सही जवाब हो जाएगा गॉल्टन ने, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही जवाब है। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्वनि का जो तरत्व होता है, यहाँ पे तरत्व लिखा हुआ है, ठीक है। ध्वनि का तरत्व मतलब पिच जो है ना, किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो तरत्व हो जाती है, जो पिच होता है, वह किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर, वेग पर, आयाम पर, या फिर आवृत्ति पर। 31 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए, ठीक है। 31 का सही आंसर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि ध्वनि का जो पिच होता है ना, जो तरत्व होता है, वह किस पर निर्भर करता है? 31 का आंसर क्या होगा, देखते हैं किसका आंसर आता है। फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, वो आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करते हैं। 31 का डी यहाँ पे सही जवाब है। रूप किरण का बहुत अच्छा आंसर आपका। और किसी का है, यास्मीन का भी सही जवाब है, वाईके का भी सही जवाब है, इम रहमान का भी सही जवाब है। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमान जो होता है ना, विमान, उसके आंतरिक भागों की सफाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रस्रवित तरंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का, अवस्रव्य का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। 32 का आंसर बताइए। 32 का सही जवाब क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। या जो ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना आपको, ये हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन याद होना चाहिए। और 7:30 जो है ना, किसी भी हाल में आप सभी को जुड़ जाना है। तो 32 का फ्रेंड्स आपका सही आंसर है जी, प्रस्रव तरंग का ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। आगे चलते हैं 33। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, ठीक है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता, ठीक है, प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है, कमेंट करिए ऐसा कौन सा प्रक्रिया है। 33 का आंसर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया, कमेंट करिए 33 का आंसर। ऐसी कौन सा प्रक्रिया है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? जो ध्रुवण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। 33 का सी, कोई बताया है कि नहीं बताया? 33 का सी, 33 का बी गलत हो गया आपका, ठीक है। 33 का सी जितने लोग लगाया बहुत अच्छा आंसर है। देखिए गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है, गलत हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स इसको आपको सुधारना है, ठीक है। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? निर्वात में, जल में,
स्टील में या फिर वायु में। क्वेश्चन क्या था ना कि इसमें से किस में ध्वनि तेज यात्रा कर सकती है, कमेंट करिए जी यहाँ पे क्या होगा आंसर, ठीक है, कमेंट करिए। तो निम्न में से ध्वनि जो है ना सबसे तेज यात्रा किस में कर सकती है, 34 का कमेंट करेंगे आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है, कमेंट करिए। ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में कर सकती है जी, कमेंट करिए आंसर। स्टील में। बहुत अच्छा, जो लोग ऑप्शन नंबर सी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगर यहाँ पे ठोस में रहता ना, ठोस द्रव गैस, तो फ्रेंड्स ठोस में, ठीक है। यहाँ पे अगर ठोस रहता तो ठोस आपको सही करना था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे तेज यात्रा किस में करती है ध्वनि, तो फ्रेंड्स स्टील में आपका सही आंसर हो जाएगा। 35, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तापमान के बढ़ने से घट जाता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान राशित नहीं रहता, या फिर तापमान के घटने से घटता है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। 35 का कमेंट करिए आंसर। 35 का आंसर क्या होगा, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सर आप बताए थे, याद नहीं था, याद करना, ठीक है, याद करना, भूलना नहीं आपको। सुनिए फ्रेंड्स, वायु में ध्वनि का वेग जो होता है ना, तापमान के घटने से घट जाता है। 35 का डी यहाँ पे सही आंसर हो गया। 35 का जो लोग डी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग कर दिया, डेसिबल इकाई का प्रयोग क्यों कर दिया, ये क्वेश्चन को एक बार नहीं बहुत बार बता चुके हैं, अभी ये क्वेश्चन दोबारा भी आ गया, ठीक है। डेसिबल इकाई का प्रयोग क्यों करते हैं जी, क्या मापने के लिए करते हैं, कमेंट करिए। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग क्यों किया जाता है, 36 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। 36 का आंसर क्या होगा, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड ध्वनि की तीव्रता के लिए, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए जो है ना डेसिबल इकाई का प्रयोग करते हैं। 36 का ऑप्शन नंबर ये हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साजरा परवीर, रानी गुप्ता, खुशबू यादव, बहुत अच्छा आंसर आपका। यास्मीन और किसका, नाजिया अंसारी का गलत हो गया। कुमारी पूजा का सही आंसर है। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आज लेट हो गया, सादिया बस टाइम पे आना, ठीक है। 7:30 बजे आप सभी को जुड़ जाना है। 37, इसमें से किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन होता है, वैद्युत संयोजक बंधन किस में होता है, 37 का आंसर बताइए, ठीक है। किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन होता है जी, पता है किस में होता है, कैल्शियम क्लोराइड में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। विश्व में, सॉरी, निम्न में से किस में वैद्युत संयोजक बंधन होता है, किस में वैद्युत संयोजक बंधन है। 38 का कमेंट करिए आंसर, ठीक है। चलिए बताइए, नाइट्रोजन का अणु, सोडियम ब्रोमाइड, या फिर ऑक्सीजन अणु, या फिर मीथेन। 38 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। तो ठीक है, किस में वैद्युत संयोजक बंधन होता है जी, 38 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोडियम ब्रोमाइड, यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। सोडियम ब्रोमाइड आपका हो गया, 38 का बी बिल्कुल सही जवाब है। क्लास जो होता है आप सभी के लिए हर रोज होता है शाम में 7:30 बजे, ठीक है। कोई भी काम जो है ना बाद में करिए या फिर क्लास से पहले कर लिया कर, लेकिन किसी भी हाल में जो है आपको क्लास को अटेंड करना, छोड़ना नहीं है। 39, इसमें से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है, किस यौगिक की आकृति जो है फ्रेंड चतुष्फलकीय होती है। 39 का आंसर कमेंट करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको बता चुके हैं पहले भी, तो गलत मत करिएगा। किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है फ्रेंड्स, 39 का आपका सही जवाब हो जाएगा। पता है किसकी चतुष्फलकीय होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 39 का डी हो गया। इसकी जो फ्रेंड्स आकृति होती है वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 40, इसमें से कौन से एक सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक कौन सा होता है, कमेंट करेंगे। 40 का आंसर बताइए तो, ठीक है। इसमें से कौन से एक सहसंयोजक यौगिक होता है जी, 40 का आपका सही जवाब हो जाएगा। 40 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। 41, आयनों से बने यौगिक का समान नाम क्या होता है, आयनों से बने यौगिक का समान नाम क्या होता है, उप संयोजक, वैद्युत सहसंयोजक, सहसंयोजक, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन कह रहा है ना कि आयनों से बने, क्वेश्चन कह रहा है कि आयनों से बने यौगिक का समान नाम क्या होता है। 41 का फ्रेंड्स आपका सही जवाब पता है क्या होता है, वैद्युत संयोजक होता है, ठीक है जी। 41 का यहाँ पे बी है। आयनों से बने यौगिक का जो नाम होता है फ्रेंड्स वो होता है वैद्युत संयोजक। 41 का बी आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए 41 का बी जो लगा दिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते 42, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसी होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसी होती है, कमेंट करेंगे आप सभी आंसर, ठीक है। बताइए, बताइए जी आंसर क्या होगा, ठीक है। आपके लिए जो क्लास होता है ना, आपके लिए जो क्लास होता है वो 7:30 बजे से होता है रोज, ठीक है। 7:30 बजे से शाम में होता है क्लास को, आप सभी को अटेंड करना है, ठीक है ना। चलिए शोभा गुप्ता कमेंट करिए, बताइए कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसी होती है। अच्छा क्वेश्चन है, पता है क्या होगा आंसर इसका, बता दें। चतुष्फलकीय होता है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर होगा, चतुष्फलकीय होती है। 43, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण होता है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, कमेंट करिए तो बताइए। आज क्या हो गया सर, मतलब किसको क्या हो गया है, मुझे हो गया क्या या फिर आपको,
सब तो सही चल रहा है। चलिए कमेंट करिए। लोहे पर जंग लगना किसका फ्रेंड्स उदाहरण होता है? 43 का सही जवाब मुझे पता है, ऑक्सीकरण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता दिए बिल्कुल सही जवाब है, 43 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता, ऑक्सीकरण वैसी प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता अपरिवर्तित रहती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, इसमें से कोई भी नहीं। 44 का क्या होगा आंसर बताइए? 44 का आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है? 44 का फ्रेंड्स कमेंट करेंगे आप सभी आंसर बताइए, तो बताइए। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता फ्रेंड्स पता है क्या होता है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाती है। जो लोग ऑप्शन नंबर सी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 45 विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं, उत्प्रेरण, अभिप्रेरण या फिर ऑक्सीकरण। 45 का आंसर क्या होगा कमेंट करिए। ठीक है, 45 का आंसर क्या होगा कमेंट करिए, तो कमेंट करिए, कमेंट करिए। विद्युत ऋणात्मक तत्वों में से संयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पता है क्या कहते हैं जी? उसको फ्रेंड्स ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें से किस में प्रबल ऑक्सीकरण, इसमें से किस में जो है ना प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या होता है? हाँ चलिए, इसमें से सबसे प्रबल, ठीक है, सबसे प्रबल जो है ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? फ्लोरीन होता है, सोडियम, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन। 46 का आंसर क्या होगा कमेंट करिए, तो 46 का आंसर क्या होगा जी? कमेंट करिए आंसर। ठीक है, क्वेश्चन का आता है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या होता है फ्रेंड्स? पता है क्या होता है? फ्लोरीन होता है। ठीक है जी, 46 का सही आंसर हो गया आपका, फ्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता दिए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या होता है? हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है जलयोजन, अवकरण, ऑक्सीकरण या फिर हाइड्रोजनीकरण। 47 का आंसर बताइए, 47 का आंसर बताइए। ठीक है, जो लोग लाइक नहीं किए वो यस करिए, जो लोग लाइक नहीं किए वो यस करिए, तो जो लोग कर दिए वो नो करिए। नहीं, हम उल्टा बोल दिया। जो लोग लाइक कर दिए वो यस करिए, जो लोग लाइक कर चुके हैं वो यस करेंगे, जो लोग लाइक नहीं किए वो नो करिए। ठीक है, कमेंट करिए, तो जो लोग लाइक कर दिए हैं वो यस और जो नहीं किए वो नो। देखना चाहते हैं कौन कौन लोग लाइक कर दिया। ठीक है, लाइक कर दिया करिए, आपके लिए मेहनत किया जाता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। बताया था लाइक क्यों करना है, बताया था ना। यस यस, बहुत अच्छा। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाएगा। 47 का सी हो गया, बहुत अच्छा। तो जो लोग 47 का सी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये सर कर दिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर दिए। तो यस यस सब अभी आ रहा है। ठीक है, सब लोग नहीं करते, गलत बात है, कर देना है, ठीक ना। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? कमेंट करिए, तो चलिए बहुत अच्छा, सबका यस आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। नो तो क्यों नहीं किए, कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पता है क्या कहते हैं जी? पता है क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहा जाता है जी। 48 का यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या फिर अभिप्रेरण। कमेंट करिए, तो चलिए, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहते हैं फ्रेंड्स? 49 का आपका सही जवाब हो जाएगा, उसको ना अवकरण कहते हैं जी। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहा जाता है। आगे चलते हैं और आज से क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं, ऑक्सीकरण, अवकरण या फिर दहन कहते हैं। 50 का सही जवाब क्या होगा कमेंट करिए। ठीक है, 50 का सही जवाब। क्वेश्चन कहता है विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं जी? 50 का आपका सही जवाब उसको अवकरण कहते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको पढ़ा दिए। क्लास कैसा लगा और कितना क्वेश्चन आप सही किए कमेंट करिए। ठीक है, ये